हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज दिनेश कुमार। अभी हम बात करेंगे, नहीं काम करेंगे, ठीक है, किसके ऊपर। पहले ना एक चीज़ मैं बताता हूँ। देखो, अभी कुछ लोगों की वीडियो जो है ना, ये इंग्लिश में चलने लग रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस नहीं थी, किसी और की वॉइस थी। यूट्यूब ने अपनी तरफ से ऐड कर दी थी इंग्लिश ट्रैक की तरफ से। तो आपको क्या करना है ना, देखो यहाँ पे एक ना सेटिंग का बटन होगा, उस सेटिंग को ऑन करो। फिर जब ऑन करोगे तो नीचे ऑप्शन होंगे इस चीज़ के भाई। तो होंगे ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक में इंग्लिश अगर सेलेक्टेड है तो उसको ओरिजिनल हिंदी पे कर लो। देन मेरी वॉइस में हमेशा सुनाई देगी, अगर फ्यूचर में कोई वीडियो में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो। बाकी आनी तो नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी चलो, अभी हम लोग फुल मॉक टेस्ट करेंगे सेक्शन 1 की। ठीक है, ये सब चीज़ें समझ गए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वैसे आप करना। बाकी हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, मॉक टेस्ट में अपना देखो, एक चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि टारगेट ना आपका अब ये मत सोचना कि क्वालिफाइंग नंबर क्या है। बाकी कट ऑफ दिन बाय दिन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा। तो आपका टारगेट एक ही होना चाहिए कि अगर 60 नंबर का पेपर है तो हम तैयारी भी 60 नंबर का ही करें। अगर इससे कम आप खुद से टारगेट कर रहे हो तो सोचो आपकी क्या स्कोर होगी। अगर इतना का आप टारगेट कर रहे हो तो नीचे जो लाइन लिखा है ना, कह दो अपनी वाली से, ठीक है। चलो, और हाँ, अगर कॉन्सेप्ट आपकी ख़राब है, आप इस मॉक टेस्ट को करना लगे कि कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, तो आप हमारे रक्षक 2.0 बैच से पढ़ो। इसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा ही हैप्पी हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। हाँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, प्रैक्टिस करोगे, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे? हमारी जो पेड पीडीएफ अलग से आती है ना, सेक्शन 1 वाली, मैथ की, रीजनिंग की, साइंस की, इंग्लिश की, जीके की, वो सारे पीडीएफ आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। आपको जीडी के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, आपको डीबी के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, एंड सेक्शन 1 जी डीबी सेक्शन 1 के कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस भी मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। अगर किसी रीजन से इस बार आपका नहीं हो पाता है तो अगली भर्ती के लिए भी प्रिपरेशन आप इसी बैच से कर लोगे, अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसी को सिर्फ अगर मॉक टेस्ट ही लेना है तो अगर ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर सिर्फ आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, या फिर सिर्फ पीडीएफ बाय करनी है तो व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैचेस के अंदर हो तो आपको ना तो मॉक टेस्ट लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही पीडीएफ लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आ जाओ, ऑब्सोलेट का एंटोनिम बताओ क्या होगा। ये पूरा 60 नंबर का पेपर है, जिसमें इंग्लिश 15 होंगे, रीजनिंग आपके 10 होंगे, साइंस 10 होंगे, जीके 5 होंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे। ये कंप्लीट पैकेज है सेक्शन 1 के लिए, चाहे आप जीडी दो या फिर आप डीबी दो, सबके लिए। आ जाओ, ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ पुराना है, ठीक है, और अब यूज में ना हो, ठीक है, जो यूज में नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्सोलेट। तो ये देखो, एंशियंट का मतलब पुराना ही होता है, एंड एंटिक्वेटेड का मतलब पुराना होता है, रिडंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, तो ये होगा नहीं। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। समकालीन का मतलब क्या होता है बच्चा? मतलब जो सेम समय का हो। जैसे क्या, आप और हम एक समय में है ना दोनों धरती पे, तो हम दोनों कॉन्टेम्प्रेरी हैं, तो मतलब हम दोनों पुराने नहीं हैं, सेम समय के हैं। तो ये इसका क्या होता है, एंटोनिम। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है आपसे इन सेशन। इन सेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इसका एंटोनिम बताओ। इन सेशन का मतलब क्या होता है? लगातार। हाँ, लगातार। लगातार ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। ठीक है, बिना रुके हुए। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रुक रुक कर कोई काम करना, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड तो सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि बिना रुके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया? छीट फूट, कभी कभार, मतलब लगातार नहीं हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, ठीक है। चलो, फिर कह रहा है इफेमरल का पूछ रहा है आपसे। इफेमरल का पूछ रहा है सिनोनिम। तो इफेमरल का मतलब क्या होता है बच्चा? जो क्षणिक हो। क्षणिक बोले तो जो कुछ समय के लिए हो। क्या हो? कुछ समय के लिए हो, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमानेंट, इटर्नल, कांस्टेंट। ये सभी इसके एंटोनिम्स हैं। मतलब परमानेंट का मतलब होता है जो हमेशा के लिए, इटर्नल का मतलब होता है अनंत, और कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं है, जिसको बदला नहीं जा सकता है। कहते हैं ना कि मैथ में जो है कांस्टेंट मान लो एक्स है, तो मतलब एक्स को चेंज नहीं कर सकते। ट्रांसजेंट का मतलब होता है क्षणिक। सिनोनिम पूछा गया था तो सिनोनिम होगा यही। फिर पूछ रहा है, देखो, वन वर्ड, अ पर्सन हु लव्स बुक। एक ऐसा इंसान जो बुक को प्यार करे। आपको भी पता है बिब्लियोफाइल कहते हैं, ये इजिएस्ट क्वेश्चन है हमारी। देखो, वो क्या आपकी पीडीएफ से रट्टा मारे होगे ना, इंग्लिश वाले की प्रैक्टिस की होगी तो इंग्लिश बहुत अच्छा जा रहा होगा, या फिर हमारे बैचेस के अंदर भी होगे तो वो सारी चीज़ें मिली होंगी, या फिर आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। अ डिसीजन डैट कैन नॉट बी डिजर्व, ठीक है। रिवर्स, नॉट रिजर्व, रिवर्स मतलब क्या होता है? वापस ले लेना। रिवर्स नहीं, पीछे की तरफ नहीं जा सकते। एक ऐसा डिसीजन
जिसको लेने के बाद बदला ना जा सके उसको कहते हैं क्या। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो बदल दे, टेम्पररी का मतलब पता ही नहीं जो क्षणिक हो, इरोनियस तो होगा ही नहीं, ठीक है। इरिवोकेबल क्यों नहीं होगा, क्यों होगा, ये क्यों हो जाएगा, बिकॉज इरिवोकेबल में आई आर लगा के इसको निगेटिव बनाया गया है, तो करेक्ट क्या होगा, यही होगा, ठीक है। अब एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि सब तो बता दिया, इरोनियस बताया नहीं। अरे भाई इरोनियस के अंदर ही साफ है एरर, एरर का मतलब क्या होता है, कुछ गलती अशुद्धि, तो उसका मैं क्या बताऊं, तो अपने आप में हिंदी उसका मतलब समझ में आ गया होगा। आगे एरर, इसके अंदर एरर बताओ क्या है। सी वुड रेदर रिजाइन देन एक्सेप्टिंग द अनफेयर टर्म्स, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि देखो क्या है ना कि हमसे तुम सोच रहे हो कि गलत तरीके का टर्म्स तुम साइन करवा लोगे ना, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट करवा लोगे, इससे अच्छा है कि हम रिजाइन दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे सुनो, वुड के साथ रैदर आया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वुड को मारो गोली, रैदर के साथ देन आता है कंजक्शन, ठीक है। अगर कोई कंजक्शन लाना है रैदर के साथ तो देन आता है, सही है। अब इन दोनों के जस्ट बाद आने वाला वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में होगा या फिर सेम फॉर्म में होगा, रैदर रिजाइन देन एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो इसमें ही समझ में आ गया कहाँ पे गलती है भाई, रैदर रिजाइन देन एक्सेप्ट कर सकते हो इसको आप, तो ऑप्शन सी के अंदर एरर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये V1 है ना रिजाइन, यानी ये क्या है V4 है, ये गलत है, यहाँ पे भी V1 करो। कह रहा है ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ ट्रॉफी आफ्टर द मैच, जो ईच ऑफ द के बाद आपने क्या पढ़ा है, नाउन का तो प्लूरल फॉर्म आता है, ठीक है, सही है। नाउन क्या प्लूरल है हमारा, प्लेयर्स है ये, लेकिन ईच ऑफ द के बाद जो वर्ब आता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो वर का सिंगुलर बात कर दो, ऑप्शन सी के अंदर एरर है। ये सारे इजी वाले थे, अगर इसमें भी गलत कर रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके अंदर एरर बताओ कौन सा वर्ड में मिस स्पेल्ड है। अब देखो रेस्टोरेंट आपने पढ़ा है, रेस्टुरेंट नहीं होता है, रेस्टुरेंट नहीं, ए और यू में रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा, ए के जस्ट बाद यू आता है। ओके बच्चा, इसके अंदर ठीक है, बाकी सभी सारे स्पेलिंग तो बाकी सब ठीक है, बाकी किसी में एरर नहीं है। फिर इसके अंदर बताओ प्रीपोजिशन फिल करो। द प्रोफेसर इज वेल वर्स्ड डैश क्लासिकल लिटरेचर, वेल वर्स्ड का मतलब होता है ना किसी चीज़ में वो होना, अडेप्ट होना, ठीक है, मतलब निपुण होना, किसी चीज़ में क्या होना, निपुण होना, मतलब किसी चीज़ में आप निपुण हो तो उसके साथ वेल वर्स्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, किसी चीज़ में ना आप निपुण होते हो तो इन का यूज़ करते हैं। फिर कह रहे हैं कि ही इज डैश ओनली कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन, केवल, यह केवल सिर्फ या फिर इकलौता, इस अर्थ में अगर ओनली का यूज कर रहे हो ना तो वो ओनली नहीं द ओनली का यूज होता है, आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा। द ओनली का मतलब क्या होता है, ये इकलौता एक सिर्फ यही एक ही जो इंसान है या फिर जो भी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ओनली कैंडिडेट, मतलब केवल सिर्फ यही है, उसके अलावा दूसरा है ही नहीं। आगे कह रहा है इफ सी डैश अर्लियर सी कुड हैव अवॉइडेड द एक्सीडेंट, इसके अंदर देखो क्या है, आपने इफ क्लॉज की एक कंडीशनल सेंटेंस पढ़ी, अगर इफ के साथ कोई सब्जेक्ट आता है वहां पे अगर हैड आता है प्लस V3 आता है तो अगला सेंटेंस क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, वुड के बाद हैव प्लस V3 देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा वुड है V3 है, कब हमको यहाँ पे अगर हैड प्लस V3 आया तो, ओके, हैड प्लस V3 आया तो, लेकिन यहाँ पे वुड की जगह पे कुड हैव अवॉइडेड है। तो बच्चा देखो यहाँ पे हम जनरली वुड पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में कुछ भी रह सकता है, शुड भी हो सकता है जरूरत के हिसाब से। तो वुड को रट्टा ही नहीं मार लो कि जिंदगी भर वुड आएगा, नहीं, कोई भी मॉडल वर्ब होगा पास्ट फॉर्म में, वुड बी विल का पास्ट है, शुड बी शैल का पास्ट है, मे का पास्ट माइट है, कैन का पास्ट कुड है। अगर इनमें से कोई भी रहा तो आगे हैव प्लस V3 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्या होगा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो हैड लेफ्ट ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ओके, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस का एक फॉर्मूला था, ठीक है। क्या कह रहा है, इसको पैसिव में बताओ। दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज क्रॉस द रिवर, अब वो बिल्डिंग को बना रहे हैं, नए बिल्डिंग को। तो अब देखो हमारा क्या है भाई, क्या बना रहे हैं, अ न्यू बिल्डिंग। अब अ न्यू बिल्डिंग हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब ये क्या है, आर बिल्डिंग मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको कैसे बनाओगे, इज प्लस
बिंग प्लस V3, तो इज बिंग V3 कहाँ पे है, तो इज के साथ बिंग, अब बिल्डिंग है ना तो इजी आएगा ना, ए बिल्डिंग के साथ, सिंगुलर है तो बिंग बिल्ट, ऑप्शन ए के अंदर ही है। सी डी के अंदर देखो इज बिल्ट है, तो इज बिल्ट थोड़ी होता है कंटिन्यूअस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इज के साथ V3 अब लगाओगे। क्लियर है बच्चा, आगे देखते हैं। फिर कह रहा है इसमें बताओ, नरेशन बनाओ। ही सेड है तो विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा पहली चीज, तो ए हमारा विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, तो अब बचा कौन सा, ही वुड, ही वुड, ये चीज तो समझ में आ गया। टुमारो का क्या बनता है, नेक्स्ट डे, तो डी के अंदर टुमारो का टुमारो छोड़ा है, बी के अंदर नेक्स्ट डे है, तो ये हमारा सही है। तो इन सब चीजों से आप नरेशन को जल्दी से पकड़ सकते हो। आगे देखो क्या कह रहे हैं, डिसाइड का नाउन फॉर्म बताओ। हमने एयरफोर्स के टाइम में पढ़ाया था ना, अगर किसी वर्ड के एंड में अगर आई एन लगा है तो डेट इज नाउन फॉर्म। ठीक है, मास्टर क्लास के अंदर पढ़ाया था, डिसीजन क्या हमारा नाउन फॉर्म है, पकड़ लेना इस चीज से। फिर इंग्लिश कह रहा है मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है किसी चीज के अंदर निपुण होना, ठीक है, वेल वर्स्ड होना, अडेप्ट होना, ठीक है। देखो दो चीजें समझाता हूँ, अडेप्ट, एडॉप्ट एंड अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज के अनुकूल होना, एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, और ये मेटिकुलस हो तो इसका मतलब आप अडेप्ट हो किसी चीज के अंदर। आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, तो सिनोनिम क्या कहोगे आप, केयरलेस हो, नहीं, रेकलेस हो, नहीं, क्यों, केयरलेस का मतलब लापरवाह, रेकलेस का मतलब लापरवाह, इंडिफरेंट मतलब उदासीन हो, केयरफुल हो। बोलोगे आपने मेटिकुलस का मतलब तो बताया निपुण है किसी चीज के अंदर, तो सिर्फ निपुण होने से मतलब नहीं है कि वो निपुण है, इसका मतलब क्या है, जो इंसान निपुण है, ठीक है, अगर मान लो कोई काम में है, केयरफुली कर रहा है किसी चीज को, ऑब्वियस सी चीज है कि वो निपुण है वहां पे, ठीक है। या फिर आप इसका और भी अर्थ होता है, वैसे मेटिकुलस का मतलब ही अगर हिंदी में निकालोगे ना तो इसका होता है ना कि बहुत ध्यान से कोई काम करने वाला, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इसको ना एडेप्ट के सिनोनिम के फॉर्म में भी दे दिया जाता है, बट मेनली मेटिकुलस को कहाँ दिया जाता है, केयरफुल होकर कोई काम कर रहे हो आप, बहुत ही सावधानी से कर रहे हो उस सेंस में, ठीक है, तो आप केयरफुल भी करोगे, और अडेप्ट के फॉर्म में दे दिया किसी चीज़ में आप निपुण हो, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि आपने बताया नहीं था, ठीक है। चलो अब देखो आपसे साइंस के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के विकिरण की भेदन क्षमता सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, ज्यादा रहेगी सबसे ज्यादा गामा की, सबसे कम किसकी रहती है, अल्फा की। अल्फा क्या है, हीलियम +2, ठीक है, 2 अल्फा चार्ज क्या है हीलियम के अंदर होते हैं। सबसे कम भेदन क्षमता किसकी रहेगी, अल्फा की रहती है। ज्यादा कहता है आपसे तो क्या करते हैं आप भैया, आप सीधे सीधे कहते हैं गामा की, ठीक है। चलो फिर क्या है, जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मेरे साइंस के सीरीज को फॉलो कर रहे होगे तो इन सभी चीजों का आंसर आराम से कर देते हैं। अब देखो कह रहा है जस्ता तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, अब Zn जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भैया, H2SO4 के साथ अगर क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, ZnSO4 देगा, प्लस में ZnSO4 तो मिल गया, बचा क्या था, हाइड्रोजन गैस बचा यहाँ से। तो कौन सी गैस दिया, तो ये जिंक सल्फेट गैस थोड़ी है, गैस तो हाइड्रोजन गैस है, तो ऑप्शन बी। अब ये तो केमिस्ट्री का चीज है, तो कहोगे साइंस में तो पूछता ही है भैया, ठीक है। फिर कह रहा है कौन सी धातु भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है लेकिन ठंडे पानी के साथ नहीं, वो है लोहा, ठीक है। सोडियम में ठंडे पानी के साथ भी कर लेता है, मैग्नीशियम भी कर लेता है, ठीक है। तांबा को कोई मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से, पोटेशियम भी रहता था वो कर लेता ठंडे पानी से, बट गई लोहा जो है ना जनरली बहुत, अगर चिल्ड वाटर भी डालोगे ना तो उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर वो गर्म हल्का सा भाप जैसा है ना तो उससे जल्दी रिएक्शन करता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग का आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल बराबर क्या पढ़ाया आपको, 1 फ्रीक्वेंसी, या फिर फ्रीक्वेंसी पूछे तो 1 टाइम पीरियड। तो आपसे टाइम पीरियड पूछा ना यहाँ पे है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फ्रीक्वेंसी, तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी ही मेजर करते हैं ना बच्चा, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 0.02 सेकेंड मिलेंगे। टाइम पीरियड है तो सेकेंड में निकालोगे और क्या, ठीक है। चलो कह रहा है 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 5 केजी की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv²। ये फॉर्मूला पढ़े हो, तो हाफ m की मास कितनी है 5 किलोग्राम, स्पीड कितना 4,
तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये 4 × 16 हो जाएगा ना यहाँ से, 4 का स्क्वायर, तो 4 × 4 कर दो ना यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा आपका, तो 5×10 × 40 जूल। अब वर्क को तो हम जूल में, एनर्जी को तो हम जूल में ही बताएंगे, 40 जूल। ठीक है, चलो। कह रहा है कौन सा तत्व सबसे प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। अब सोडियम ऑक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने नाम सुना ही होगा, NaOH, सुने हो कि नहीं, बताना कमेंट करके। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सा नियम कहता है कि एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। अब ऊर्जा से रिलेटेड कौन सा रूल है इसके अंदर, क्या बॉयल का कोई नियम है, न्यूटन का कोई दूसरा नियम है, न्यूटन ने कोई ऊर्जा के ऊपर नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम ने ही क्या है, ऊर्जा के ऊपर थ्योरम दे रखा है, किसी भी एनर्जी को बनाया नहीं सकता। ठीक है, नो एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, यही चीज़ है। फिर कह रहा है कि वगैरह वगैरह, क्या सिंपल समझो कि कोई भी ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यही ना कह रहा है आपसे। सर ऊर्जा संरक्षण का नियम तो यही कहता है आपसे। आगे देखो, कह रहा है पृथ्वी पर 5 मीटर ऊंचाई पर 2 किलोग्राम वस्तु गुरुत्व 2 किलोग्राम वस्तु की गुरुत्व गतिज ऊर्जा क्या है, सॉरी स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है, mdh मसाला होता था, हम mgh पढ़ेंगे। अब देखो g मिस वॉट, जी मिस होता है ना कि ग्रेविटेशन ड्यू टू एसेलरेशन, सॉरी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व जनित त्वरक। और मास तो यहाँ पे कह रहा है 2 kg है, m की वैल्यू होती है 9, g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। तो ये मत कहना कि क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था, रट्टा मारो, जी की वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में। और एच अपने को कह रहा है हाइट कितनी है, 5 मीटर, इनको सॉल्व करोगे तो 98 जूल हो जाएगा। एनर्जी को तो जूल में ही मेजर करोगे ना। आगे कह रहा है एक सपाट सतह पर 10 मीटर क्षैतिज रूप से चलने वाली वस्तु का गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या है, वर्क बराबर क्या है। जनरली वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्षैतिज रूप से कह रहा है या फिर कोई स्पेसिफिक एंगल दे दे तो उस सिचुएशन में कहते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब जब क्षैतिज रूप से कह रहे हैं आपसे हॉरिजॉन्टली, तो वहां पे क्या लोगे आप, 90 डिग्री। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है कि 20 मीटर है, डजेंट मैटर, ये पूरा को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होकर, तो 0 जूल बन जाएगा। चलो, कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या है। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कैसे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 यहाँ पे अणु है तो 2 हो जाएगा। सल्फर का क्या हो जाता है, 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो 16 × 4 कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 2 + 32 + 64, तो 4 2 6 2 8 6 3 9, 98 ग्राम पर मोल। तो ये तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये सारे सवाल आपसे नहीं बनेंगे और कहोगे कि पेपर तो सर डिफिकल्ट था। देख लो, मैं मॉक टेस्ट भी इस बार उतना ही डिफिकल्ट, ये ऐसा मॉक टेस्ट मैंने कभी यूट्यूब पे कराया ही नहीं था, इतने सारे न्यूमेरिकल्स वाले। जीके पे आ जाओ, लाल ग्रह कौन सा है, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल दिखता है, कौन सा, मार्स ही दिखता है ना आपका, मंगल भवन मंगलहारी। ठीक है, चलो ठीक है, मार्स। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक्चुअली मैसेज आ रहा था वो मैं देखने लगा था कि क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से क्या था, आपका मार्स जो है रेड दिखता है, या फिर आप उसको रस्ट भी कह सकते हो जंग की वजह से। विंग्स ऑफ फायर बुक जो है ना, वो किसने लिखी थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा था वो चीज़, तो इजी सा क्वेश्चन है ये थी। इग्नाइटेड माइंड भी पूछता है तो उन्होंने लिखा था। ऐसे इनके जो जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनको कराते जाऊंगा। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब है कहाँ पे, यूनाइटेड है, यूनिवर्सल है, यूनिक आइडेंटिटी है, ये होगा नहीं, एक के अंदर है। मैं वैसे मेरे को जो पता है ना कि ये आंसर है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से छाटना है। अगर पूरा लाइन बाई लाइन पढ़ोगे ना तो सबको एक जैसे लगेंगे, तो चीज़ों को इस तरीके से छाटा करो। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे यूनिवर्सल है, यहाँ पे यूनिक है, तो ये B एंड C तो कट गए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है और कहा गया आइडेंटिफिकेशन, तो एक के अंदर है। फिर देखो क्या कह रहा है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2025 से किसानों को प्रति एकड़ 75,100 रुपये प्रदान करने के लिए रायथू भरोसा योजना का विस्तार किया। अब यहाँ पे एक योजना है, स्कीम है, रायथू भरोसा। ठीक है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। फिर कह रहा है वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन सा भाषा का उपयोग किया जाता है, दैट इज HTML,
जिसको हम कहते हैं हाइपर ना PER, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे ये क्या है, ये C++ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन जावा सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और HTML क्या है भाई, मार्कअप लैंग्वेज है, या फिर जो भी कह लो, ये वेबसाइट बनाने में काम आता है जनरली। कह रहा है ना, क्या कह रहा है, रानीता और राहुल की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 3:4 है। ओके, दोनों का योग अगर 63 है तो 5 वर्ष बाद रानीता और राहुल की आयु का रेंज क्या होगा। भाई देखो, रानीता और राहुल का जो वर्तमान है ना, मान लो ये 3x है, ये 4x है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का योग अगर 63 है तो इतना क्या करना है, तो 3x है और 4x है, जोड़ दोगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 63। तो 7x बराबर 63 हो जाएगा ना, तो 7 नॉट 63, x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद रानीता और राहुल की आयु का एज बताओ। रानीता की कितनी है भैया, 3x है, तो 3x + 5 कर दो, फिर वो कौन है दूसरा, राहुल, इसको 4x + 5 कर दो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, 3 × 9 + 5, फिर रेशियो 4 × 9 + 5, ठीक है। तो 9 या 27, 27 5 कितना होता है 32, रेशियो 9 × 36 4 41, 4 पैदा 36 5 41, 36 4 तो 40 होता है, तो 32 रेशियो 41, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हो जाएगा। चलो, फिर कह रहा है कि रीजनिंग है, 81 है, 99 है, 123 है, ठीक है। फिर कह रहा है 155 है, 189 है, तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, जरा वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करना बच्चा, देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। अगर आप सही नहीं करते हो तो बेवकूफ़ी वाला काम होगा। 81 के अंदर कितना जोड़ोगे तो 19 आएगा, बोलोगे कुछ नहीं सर, 18 अगर जोड़ देंगे तो 99 आ जाएगा, 19 नहीं 99 आ जाएगा। फिर 99 के अंदर तुम कितना जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, तो 9 4 13, 10 11 12, मतलब 24 जोड़ोगे 99 में तो 123 हो जाएगा। इसमें क्या जोड़ा आपने, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 3, 30 ऐड किया हमने। इसके अंदर कितने ऐड किया हमने भैया, 5 और 35 है क्या, नहीं 36 हो जाएगा, 36 ऐड कर दिया हमने। ओके, अब देखो 18 में कितना जोड़े तो 24 आया, बोलोगे 6, 24 में 6 जोड़े तो 30 आया, 30 में 6 जोड़े तो 36 आया। अब बच्चा 36 में 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बोलोगे 42, इसका मतलब 189 में तुमको 42 ऐड करना था। तो 10 11 8 4 12 1 13 और 231 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये इतना बड़ा सवाल है। यदि डिफेक्टेड शब्द में ना सभी संख्या अक्षरों को उल्टे वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और Z से A की तरफ, ठीक है, चलो लाइन से करो, और फिर पहले 4 अक्षरों को उनके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और अंतिम 4 अक्षरों को उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो अंतिम व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाएं की दूसरी, तो इसको ना दूसरा है, तो इसको रोक के पहले खुद से ट्राई करो। मैं क्या करूंगा ना, जो डिफेक्टेड है ना, ये डिफेक्टेड, मैं इसको उल्टा लिखूंगा। डिफेक्टेड में सबसे पहले टी आएगा, सबसे लास्ट में तो अल्फाबेट में वही होता है, तो लास्ट से Z से A की तरफ जाना है, तो टी पहले हो जाएगा, फिर इसके अंदर F हो जाएगा, F एक ही बार है, E देखो 3 बार है, तो इसका मतलब 3 बार E आ जाएगा डिफेक्टेड। उसके बाद D 2 बार आ जाएगा, देन हमारा C हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। अब क्या कह रहा है कि तुम इसको 4 पार्ट में बांट दो, हमने बांट दिया। स्टार्टिंग के 4 जो अल्फाबेट है ना, कह रहा है पहले 4 अक्षरों को उनके पिछले अक्षर से बदल दो, तो टी के पहले क्या आता है S, F के पहले क्या आता है E के पहले क्या आता है D, और E के पहले D, मतलब इन चारों को जस्ट पहले वाले लिख दो और अंतिम 4 अक्षरों को उनके अगले वाले से बदल दो। अब E D D C को ना आगे वाले से बदल दो, मतलब E के बाद F, D के बाद E, C के बाद D। अब कहता है ना कि तुम बताओ, कर दिया। अंतिम व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से चौथे स्थान के बाएं से दूसरा है, तो दाएं से जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो चौथे नंबर पर F है, तो बोलोगे F तो ऑप्शन में है, तो हम कर दे क्या इसको आंसर, नहीं। आपसे ये नहीं कहा गया ना कि ये बताओ, कह रहा है कि इसके लेफ्ट से दूसरा कौन है, तो 1 2, दूसरा D है, तो D इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा,
बोलोगे आंसर में तो बी है, अरे बी में ही तो डी है। चलो 34 देखो क्या कह रहा है, इस सवाल को ना हम सवाल में ही बना लेंगे, अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं। क्या है ना, देखो एन एफ की वैल्यू बताओ। ओके, ऐसा सवाल में डायरेक्टली यहाँ पढ़ो करो कि पूछा क्या है, एन एफ की वैल्यू पूछा गया आपसे। पहले डायरेक्टली यही देखा करो कि क्या पूछा गया, तो कहोगे एन एफ की वैल्यू पूछा गया। ओके, तो बच्चा एन एफ की जब वैल्यू पूछी है तो एन एफ है कहाँ पे इसके अंदर, बोलोगे एन एफ देखो सर थर्ड वाले में है एन एफ, तो मतलब है कि बाकी चीज़ों को मेरे को काटना है। तो एम पी देखो है क्या किसी के अंदर, एम पी बोलोगे सेकंड के अंदर है, तो इसका मतलब इसके इंग्लिश में क्या है, इनके इंग्लिश में क्या सेम है, सम स्वीट गर्ल्स आर क्लासी ब्यूटीफुल और सम डेटिंग गुड, मतलब इसके अंदर सम है, इसके अंदर सम है, इसका मतलब सम का मतलब हो जाएगा एम पी। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो क्या जी डी है कहीं पे, क्या बी ए है कहीं पे, तो बोलोगे बी ए इसमें है और बी ए पहले वाले में है। अब इसके इंग्लिश में कुछ कॉमन है, बोलोगे हाँ सर, इसका देखो ना ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉमन है, तो इसको काट लिया हमने। अब सा कहाँ पे है, बोलोगे पहले वाले में ही सर, तो सा भी है और इसके अलावा और क्या है, ऑल भी कॉमन है। वैसे ऑल या ब्यूटीफुल में से दोनों कुछ भी कट सकता था, तो ये भी कट गया। अब मेरे को ना, अब देखो जी डी कहीं नहीं मिल रहा है, जी डी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब डेटिंग और गुड में से कुछ भी आंसर हो सकता है, दोनों में से श्योर नहीं हो सकते ये क्या है। तो इसलिए गर्ल्स तो ऑप्शन होगा नहीं बच्चा, डेटिंग भी हो सकता है गुड भी हो सकता है। और डी में क्या कह रहा है, इधर डेटिंग और गुड, मतलब या तो डेटिंग होगा या फिर गुड होगा, और हम तो या हम भी तो यही कह रहे हैं, डेटिंग गुड में से कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, ठीक है, कह रहा है आपसे कि 7 और 4 को अगर आप इसके अंदर एक्सचेंज कर देते हो ना, सवाल को अच्छे से पढ़ना, दी गई संख्याओं में से कौन अंकों को नहीं परस्पर बदलने, संख्याओं को परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, ये चीज पढ़ना। इक्वेशन विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। अब ये मत कर देना कौन करेक्ट है। अब एक में देखते हैं हम लोग, इस 4 के जगह पे 7 कर दो, इंटू 3 माइनस 4 कर दो, प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या 23 आता है, बोलोगे सर ठीक है, 2 चौके 8, 7 तिया 21 माइनस 4 प्लस 4, ये तो कट के हमको 21 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 23, तो ए हमारा सही है। तो यही तो पूछ रहा ना कि कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो एक तो सही है। अब बी 2 को चेक कर लेते हैं हम बच्चा, तो 7 के जगह पे 4 कर दो, मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 24 है कि नहीं है, बोलोगे 3 से 3 बार में कटेगा, 5 4 जा 20 माइनस, अब देखो माइनस 3 प्लस 7 क्या होगा, प्लस 4, दैट इज 24 इज इक्वल टू 24। तो बी तो सही है हमारा, अब 24 आ जा रहा है, लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं आ रहा है, तो एक मतलब कौन बराबर नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है केवल एक, बी आ जा रहा है लेकिन एक नहीं आ रहा है, तो जो नहीं आ रहा है उसी को चूज करना है, ठीक है, सी आंसर है। देखो कह रहा है इनमें से बताओ ऑड बताओ, भाई देखो 24 इंटू 4 कितना होता है 96, 23 इंटू 4 करोगे इतना, ठीक है, 4 3 12, ठीक है, 19 इंटू 5 करोगे 95, लेकिन मतलब क्या है ना कि 95 को ना 19 डिवाइड कर सकता है, 92 को 23 डिवाइड कर सकता है, 24 96 को डिवाइड कर सकता है, बट 18 कैन नॉट डिवाइड 88, ठीक है, या फिर ये कहते तो 88 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 80। बात वही हुआ कि 88 18 से डिवाइड नहीं हो सकता, चाहे 18 88 को डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल भी सही है। आगे आ जाओ, इसमें बहुत लोग फंसते हैं वेन डायग्राम के अंदर, क्यों फंसेंगे मैं बता रहा हूँ। देखो पहली तो भतीजी है, नाइस है, ब्यूटिशियन है, महिला है, विमेन है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर देखो पहली बात ना, कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन होती है, कुछ नहीं भी होती हैं, कुछ भतीजी ब्यूटिशियन हो भी सकती है, कुछ नहीं, इसलिए बी कर दो ऑप्शन, कुछ कुछ है। अगर मैं बी को आंसर कर देता हूँ आपके हिसाब से, ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, कि मान लो हम इसको ब्यूटिशियन मान लेते हैं, इसको नाइस मान लेते हैं, इसको विमेन मान लेते हैं। अब इसका मतलब समझ रहे हो कितना गंदा गाली दे रहे हो आप किसी को, कि जो कुछ भतीजियां हैं, कुछ नाइस हैं, वो कुछ तो विमेन है और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या, लड़कों को भतीजी बना दोगे तुम, इसका मतलब तो यही ना हुआ कि इस सर्कल के अंदर जो आ रही है ना लड़कियां, महिलाएं, वही भतीजी, और बाकी जो है ना वो महिलाएं हैं ही नहीं। ऐसा पॉसिबल है? तो जितनी भी भतीजी हैं वो सारी महिलाएं होंगी, मतलब नाइस जो है ना कंप्लीट वो विमेन के अंदर आएंगी, और कुछ नाइस भी कुछ भतीजियां भी ब्यूटिशियन हो सकती है और कुछ विमेन भी हो सकते हैं।
डेट्स वाई रीजन ब्यूटिशियन दोनों के अंदर आएंगी, और कुछ ब्यूटिशियन जेंट्स भी होते हैं, है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब इसको मानो ना ये ए है, बी है, सी है, डी है, और क्या। देखो हाँ, डिमांड को हम लिखते हैं कैसे, डी एफ एन बी ओ डी। हम कॉटन को सी पी यू 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 पी एन लिखते हैं, तो फिर डीलर को क्या लिखेंगे बच्चा। देखो डिमांड का पहला और लास्ट लेटर एज इट इज छोड़ा गया है। ई में एक जोड़ दोगे एफ आ जाएगा, एम में एक जोड़ दोगे एन आ जाएगा, ए में एक जोड़ दोगे बी आ जाएगा, एन में एक जोड़ दोगे ओ आ जाएगा। सेम चीज तुम्हारे कॉटन में कर रखा गया है, देख लो यहाँ पे ओ में एक जोड़ोगे पी आएगा, फर्स्ट लास्ट को एज इट इज छोड़ो, टी टी में एक एक जोड़ोगे यू यू आ जाएगा, ओ में एक जोड़ोगे पी आ जाएगा। क्यों ना काम वही हम डीलर के साथ कर दे, आ जाओ इसके साथ भी डील कर लेते हैं। हमको इनको एज इट इज छोड़ना है और इन सब चुट्टों में एक ऐड कर देना, तो ई में एफ हो जाएगा, ए का बी, एल का एम, ई का एफ। तो लास्ट में एम एफ आर कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर। क्लियर है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। 39 क्या कह रहा है, देखो तुम एट द रेट ऑफ को मल्टीप्लाई कहोगे, एस को माइनस कहोगे, डॉलर के सिंबल को तुम प्लस करोगे, या फिर पाउंड भी कहते हैं इसको, बोलोगे हैं पाउंड तो किसी और कहते हैं। ये कोडिंग में जब प्रोग्रामिंग करोगे ना तो वहां पे इसको डॉलर ना पाउंड कहा जाता है, ठीक है, वो करेंसी वाली मैं नहीं बात कर रहा हूँ। फिर देखो परसेंट को क्या कहोगे, डिवाइड कहोगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 8, डॉलर की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है, 14 ऐड की जगह पे मल्टीप्लाई, एस की जगह पे माइनस, और यहाँ पे बच्चा डिवाइड। तो 7 से 8 बार में कटेगा ना बच्चा, 14 पचे 70, 70 8 कितना हो जाएगा 78, माइनस 8 बोले तो 70, या फिर क्या सकते हो ना ये कट गया प्लस माइनस, डायरेक्टली आप 70 कर सकते हो। ऑप्शन डी हमारा सही है। 40 एंड लास्ट रीजनिंग, तो बोलोगे क्या मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, तुम टाइम देख लो ना, क्या लास्ट लग रहा है, नहीं, इसके बाद तो 20 मैथ है जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं। कह रहा है रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। ओके, तो मान लो ये एक कहानी है, रमन भैया इधर जाते हैं, ठीक है, और क्या दूसरा नाम है, करण भैया अपना इधर जाते हैं। ओके, ये एक पॉइंट है। रमन 10 किलोमीटर चलता है, करण 15 चलता है, बहुत सही है। रमन जो है ना लेफ्ट में मुड़ता है 6 किलोमीटर, मुड़ा दो लेफ्ट में 6 किलोमीटर, करण भी लेफ्ट में मुड़ेगा और चलेगा 6 किलोमीटर, करणवा को भी मुड़ा दो नीचे 6 किलोमीटर। ओके, अब फिर रमन लेफ्ट मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है, लेफ्ट मुड़ा 8 चला, करण भी क्या है लेफ्ट मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, तो ई भी भाई 12 मुड़ा, ये इसके जस्ट सामने नहीं आएगा, रीजन क्या है ना, ये वाला पॉइंट पूरा 15 है, ठीक है, तो और 12 चला, इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ना 3 किलोमीटर इधर रह गया, और इसका ये जो हिस्सा है ना ये पूरा 10 है, तो यहाँ तक 8 चला, तो यहाँ तक 2, मतलब क्या ये बंदा यहाँ पर है और इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो मान लो ये ए है, बी है एंड सी है, तो बी सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली 3 किलोमीटर, ये वाले 2 किलोमीटर, मतलब बी सी इज इक्वल टू 5, एंड का ऊपर का ये 6 किलोमीटर और नीचे का ये 6, अब ए सी क्या हो जाएगा हमारा 12, मतलब एक ट्रायंगल मिला मेरे को, ये 6 मिला मेरे को, ये 5 मिला, तो मेरा परपेंडिकुलर 6 है, हमारा ये क्या है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर मेरा 12 है, 6 + 6 12 है, बेस मेरा 5 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप निकाल सकते हो, या फिर तुम डायरेक्टली ट्रिपलेट नंबर का यूज करके कह सकते हो 5 12 13 का एक पेयर होता है, जो कि जिसमें कि हाइपोटेनियस हमारा होता है 13, ठीक है, विकर्ण हमारा 13 होता है। बाय द वे √12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लेते तो भी आपका आ जाता है √169 इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो कह रहा है जो मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यही ना है आपका, बी से ए तक का मिनिमम डिस्टेंस वही है। चलो फिर कह रहा है एक आयत की लंबाई उसके चौड़ाई की 5 गुनी है, यदि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। भैया इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत है क्या, नहीं, कह रहा है चौड़ाई की 5 गुनी है लंबाई, चौड़ाई अगर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, चलो मुंह जुबानी करो, ऑलरेडी करो इस सवाल को, तो लंबाई कितनी होगी 5 गुनी बोले तो 50, तो 50 लेंथ है, चौड़ाई 10 है, तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, मतलब लंबाई चौड़ाई, तो 50 और इंटू 10 बोलोगे 500, सिंपल। चलो लेंथ हो जाएगा इसका 50, विड्थ है 5 और 10, तो एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 500। चलो कह रहा है सुमित को मुंबई से नवी मुंबई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 33 मिनट का यात्रा करता है, और वह नवी मुंबई से पुणे की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 33 मिनट में तय करता है। बहुत सही है। तो पूरी यात्रा की औसत गति बताओ भैया, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है,
बोलोगे सर डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 डॉट 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 जितने भी डिस्टेंस है वो एंड टोटल टाइम, टाइम 1 टाइम 2 जो भी है। तो बोलोगे d1 इज इक्वल टू वॉट, तो बोलोगे स्पीड इनटू टाइम ना। तो पहला स्पीड क्या है, 40 की स्पीड से जा रहा है, 33 मिनट लग रहा है। 33 मिनट वॉज 33 मिनट इज वॉट, बोलोगे 33 मिनट है। इसको हम आवर के अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। 0 0 कटेगा, 3 दूनी 6, 11 12 में ये, और ये हो गया हमारा। दैट इज पहला डिस्टेंस 22 किलोमीटर हो गया सर। सेकेंड डिस्टेंस मीन्स कैसे करोगे आप, तो हमारा सेकेंड डिस्टेंस है 62, टाइम हमारा 33, अगेन 60 से डिवाइड करोगे बच्चा। ठीक है, 3 2 सा कट जाएगा, ये 3 से 11 बार में कटेगा, 2 से 10 बार में कटेगा, और ये 2 से 31 बार में 31, तो हो जाएगा 341/10, मतलब क्या है 34.1। तो बच्चा मेरा पहला डिस्टेंस है कितना, 22 प्लस 34.1, टाइम में हमारा कितना 33 प्लस 33 मतलब 66/60। ऐसा मैंने क्यों किया, मिनट से बीच में गलत चुकता है, ठीक है, मिनट से आर के अंदर चेंज किया हमने, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं इसको सर, ये हो जाएगा हमारा 59.1, हम ये डेसिमल को ना बटा में 10 कर देते हैं, इंटू 66, ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ये इसको हमने 0 0 कटा लिया, ठीक है, 6 से 11 बार में कटा, तुम्हारा बच गया 591/11। तो इसको डिवाइड कर लो ना एक ही बार, 11 से अगर 5 बार में कटाओगे। अच्छा ठीक है, हम लोगों ने ना कुछ चीज़ों की गलतियाँ की हैं यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस करने में गलती की है। 59 नहीं 56 हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये 56 करो, ठीक है, 561 अब जाके ये पहले तो तुम्हारा कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चलो कटा सकते हैं। यहाँ से 0 0 कट गया, 6 से 11 बार में कट गया, अब 11 से 5 बार में कटा यहाँ से, तो भी ये आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, सोचने वाली चीज़ है। हाँ 11 से कट तो गया 51 बार में, आंसर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा एक भी है ना यहाँ पे, तो 51 बार में कट तो गया, मैं 56 को कटा रहा था। कभी कभार दिमाग ना इंटेलिजेंट ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें सामने रहती है वो नज़र नहीं आता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो वही मैं कहूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं 56 को कटा के देख रहा हूँ, 56 तो कट नहीं रहा, लेकिन एक हमारा बगल में है, तो फिर तो एक हासिल बचेगा, शेष बचेगा तो कट ही जाएगा। फिर कह रहे 16 और 40 के तृतीय समानुपातिक तथा 10 और 40 के बीच का मध्य समानुपातिक बताओ, इनके बीच का रेशियो बताओ। थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, b²/a। अब फिर रेशियो में निकालोगे बच्चा, मिडिल का पूछ रहा है, मिडिल प्रोपोर्शनल या फिर मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती, दैट इज √a × b। तो थर्ड का b²/a बोले तो b के जगह पे 40 है, तो 40 × 40 बटा में 16, रेशियो क्या कर लोगे तुम √10 × 40, ठीक है। तो ये तो 400 हो जाएगा, और ये 4 से 4 बार में कटेगा, और 4 से 10 बार में, ये 4 से 10 बार में, मतलब ये 100 हो जाएगा। 100 रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, क्यों, क्योंकि 400 को रूट से बाहर निकालोगे तो 20, तो 5 से कटेगा तो 5 रेशियो 1 हमारा बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। अब देखो ना, पहले एग्जाम में सिर्फ ये पूछता था कि 16 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ, या फिर 10 और 40 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। 2 शिफ्ट में सवाल बन जाते ये एक एक करके। अब एग्जाम वाले ना दोनों को मर्ज करके एक ही सवाल पूछ रहे, टाइम खाने के लिए आपका, आप रेडी रहो और क्या। अब ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। ए अकेले इसको 15 दिन में पूरा करता है, ओके। अब ए प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, तो ए और बी मिलकर काम पूरा करने में लगभग कितने दिन लगाएंगे। तो पहले बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ए बी का मिला के दे रखा है, ए का अकेले दे रखा है, तो क्या करोगे 10 × 15 बटा में 15 - 10 दैट इज 5, 5 3 जा, तो बी अकेले एक काम को 30 दिन में करेगा, ए अकेले 15 दिन में। लेट टोटल डेज जो है ना, x डेज में मान लो काम को खत्म करते हैं, तो x डेज में होगा और ए आधा दिन ही काम करेगा, तो मतलब जितना दिन काम हुआ उसका आधा ही दिन काम किया ना, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो ए टोटल x/2 डेज काम करेगा, ठीक है, और ये पूरा काम कितने दिन में खत्म कर सकता था, 15 दिन में। और बी शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो बी बेचारा x डेज तक काम करेगा, जो कि पूरा काम 30 दिन में खत्म कर सकता है। टोटल काम कितना है x, तो वही बात हो गया x/30 + x/30 = 1, ये हो जाएगा 2x/30 = 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 डेज। ये सिंपल से कैलकुलेशन है, जहाँ पे मैं ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, स्प्लिट करके नहीं समझाऊंगा, आप थोड़े से फास्ट समझो। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन है।
देखो A to Z स्टडी पे ना मैं एक बैच लेके आ रहा हूँ, मैं 3 अप्रैल से उसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जिसका बिल्कुल मैथ खराब है वो मेरे को 6 से 7 महीने दो। वो बैच की प्राइस 265 267 के बीच में आएगी। उसको मैं स्टेप वाइज स्टेप मैथ लेके चलूंगा। स्टेप 1 में क्या, स्टेप 2 में क्या। मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको बटापे का जोड़ घटाव भी नहीं आता है। मैं 6 से 7 महीने मेरे को दो, उस बैचेस को मैं इतना प्यार प्यार से ले जाऊंगा आगे की तरफ कि आप पढ़ के कहोगे कि दुनिया का कोई भी अब एग्जाम में मैथ हमसे छूटेगा नहीं, हम फोड़ देंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल भी जीरो स्टेप 1 में जब पढ़ाऊंगा ना तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे, सोचेंगे इतना लो लेवल पे। हाँ, मैं बिल्कुल भी जीरो, मैं ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपने पहला दूसरा में भी मैथ नहीं पढ़ा है, इस लेवल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसमें लास्ट जाते जाते एसएससी सीजीएल के भी क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ला के दिखाऊंगा कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रूफ के साथ, और उसको मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा, बशर्ते कि मेरे को 6 से 7 महीने दो तो, अगर बिल्कुल मैथ खराब है तो। क्योंकि आज के टाइम पे कोई टीचर तुमको उतना डिटेल में जाके नहीं पढ़ाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा उनका कि हम इतना जीरो लेवल पे जाएंगे। आगे आ जाओ। ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। सी पूरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए बी सी मिलकर कितने घंटे में भर सकते हैं? तो ए मान लो 20 घंटे में भरेगा, मान लो क्या दिया ही है, बी हमारा 30 घंटे में, और सी खाली करता है तो माइनस कर दो 60 घंटे में। सॉल्व करो इसको, एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 से 3 बार में, 30 से 2 बार में -1। क्यों? 60 से एक बार में कटेगा तो बटा भी का जोड़ घटावे नहीं है। 3 + 2 5 - 1 बोले तो 4/60 दैट इज 1/15। तो पूरा टंकी जो है 15 घंटे में भरेगा। 1/15 काम हो रहा है, इसको उल्टा करोगे तो वो टाइम निकल जाता है, ठीक है। चलो 15 आवर्स के अंदर भरेगा। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। चलो ये एक सवाल देखते हैं। P + Q + R की वैल्यू मेरे को ना 13 दे रखी है। अब देखो बच्चा, PQ + QR + RP को मेरे को ना 30 दे रखा है। ओके, मैं एक चीज देखो दिखाता हूँ आपको। एक चीज फिर पूछ रहा है आपसे ना, PQ + QQ और RQ - 3PQR की वैल्यू बताओ। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस लेवल पे जाके बनाऊं तो क्या मैं एग्जाम में टिक पाऊंगा? मैं कहता हूं मैं R = 0 कर दूंगा। बोलोगे उससे क्या? हर जगह R = 0 कर दूंगा मैं, R = 0 कर दूंगा। यहाँ पे भी मैं R = 0, यहाँ पे भी R = 0। उससे क्या मेरे को मिलेगा? यहाँ पे मेरे को PQ की वैल्यू 13 मिल गई। यहाँ मेरे को PQ = 30 मिला। क्यों? क्योंकि QR को 0 से, देखो R को Q से 0, R की वैल्यू 0 है तो 0 × Q क्या मिलेगा? 0। R की वैल्यू 0 है तो 0 × P 0, तो बचा क्या? PQ बचा ना सिर्फ। तो PQ की वैल्यू मेरे को 30 मिल गई। अब इस इक्वेशन में R की वैल्यू 0, PQR में R की वैल्यू 0, तो ये सब 0 कर देगा। तो बचेगा क्या? सिर्फ तुमको PQ + QQ की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? PQ + QQ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है? A + B का होल क्यूब - 3AB × A + B, यही होता है ना बच्चा? कहोगे हाँ होता तो यही है सर, लेकिन एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे ए बी की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कहाँ से लाएंगे? अरे यहाँ पे क्यों बताया मैंने? P + Q का निकाल लो, 13 आ गया। तुमको 13 का यहाँ पे Q कर लेना है, माइनस PQ की वैल्यू 30 आ गई है, P + Q की वैल्यू क्या है? 13 है। अब मेरे को बताओ कि ये क्या होता है? 13 का Q होता है 2197। बोलोगे कैसे? कैसे क्या? इसको ना रट्टा मारोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब ये देख लो, 3 × 9 9 × 27 9 × 2 11, मतलब 1117 हो जाएगा। अब इनको आप माइनस कर लो, जो वैल्यू आती है यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, तो ऑप्शन ए के अंदर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1027, ठीक है। क्योंकि 7 में से 0 में से 7 जाएगा तो 7 ही बचेगा ना, बस। ये 13 का क्यूब 14 का क्यूब तो एटलीस्ट 15-20 तक तो क्यूब याद रहना चाहिए ना। जैसे मैंने बोला 2197, तो 2197 याद करोगे तो भूल जाओगे। 13 का कैसे याद करोगे? 2197, ठीक है। ऐसे करके याद करते रहो बैठ के। फिर 47 क्या कह रहा है? एक शर्ट का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। यदि दुकानदार शर्ट पर 15% और 25% का ना डिस्काउंट देता है तो शर्ट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई देखो यार, 1000 की चीज है, 15% की छूट दोगे तो 85% पे बेचोगे, 25% की छूट दोगे तो 75% पे बेचोगे। तो ये 00 तक कट जाना है यहाँ से, 25 से कटेगा, 25 × 75, 25 × 100, 2 दूनी 4, 2 × 5 10। अब तुमको क्या करना है भाई? कुछ है क्या? मैं ना एक काम करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा कैलकुलेशन है, करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। 85 ×
85 को अगर हम करेंगे 5 के साथ तो क्या मिलेगा मेरे को, 25 8 5 40 2 40 2 42, ठीक है, इंटू 3/2, 5 3 15, 3 दूनी 6 एक साथ, 4 3 12/2, ठीक है ना। कटाओ यहाँ से, 2 6 12, तो मतलब यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन डी होगा हमारा। 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब चीज़ अगर इतनी दिखे ना तो फिर पैनिक नहीं क्रिएट होना चाहिए, छोटी छोटी, या फिर तुम 85 3 को करके तब 5 से, अब यही गलती करते ना, 5 3 जा 15, तो 15 85 को मल्टीप्लाई करना वो बड़ा हो जाता है, तो छोटे छोटे को पहले करो, बड़े के साथ छोटे को करो, फिर बड़े के साथ छोटे करो। अब ऐसा नहीं कि छोटा छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा बना दी और फिर बड़े बड़े को पकड़ के लड़ा रहे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे आ जाओ। फिर कह रहा है एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। भाई त्रियक ऊंचाई बोले तो स्लैंट हाइट इसकी कितनी है, तो स्लैंट हाइट इसकी है 20 सेंटीमीटर। इसके आधार का क्षेत्रफल बोले तो पाई आर स्क्वायर, आधार बेस कैसा होता है इसका, सर्कुलर होता है ना, 616 है। तो कह रहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, पाई आर एल निकालो। अरे बच्चा आर की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 616, ठीक है। अब मेरे को बताओ 616 को 22 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 28 बार में कट जाता है। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट नहीं, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 28 इंटू 7, तो 28 को क्या करोगे 7 इंटू 4 में तोड़ोगे तो 4 का 2 निकलेगा और एक 7 निकलेगा, मतलब 14 निकल गया। आप करके देख लो, ठीक है। 28 इंटू 7 को मल्टीप्लाई करना 196 हो जाएगा, तो 96 को निकालना 14। मैंने कहता कि 28 को यहीं पे ब्रेक डाउन कर लिया 7 इंटू 4 में ना, तो 4 का मैंने 2 निकाला और 2 7 हो गए थे तो एक साथ मैंने निकाल लिया ऐसे। आर की वैल्यू 14 हो गई, तो पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर की वैल्यू 14 और एल का क्या दे रखा है 20, तो 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 880 हो जाएगा, ठीक है। चलो कह रहा है एक दुकानदार के पास ना 55 लीटर है और 37 क्या है 37-83 लीटर है, क्या लीटर है भाई, अच्छा दूध है, 1599 लीटर मात्रा वाले 3 अलग अलग प्रकार के दूध हैं, ठीक है। सभी को बिना मिलाए रखने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तनों की न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखो कुछ चीजें हैं, मान लो बहुत सारे 3 अलग अलग रेक हैं, ठीक है, या फिर अलमीरा है या फिर कुछ बर्तन है, उसमें समान मात्रा में कोई चीज को रखना है। सबसे पहले उनका एचसीएफ निकाल लो आप, क्या 83 है ना, इनका एचसीएफ निकाल लो जो भी है। अब बोलोगे जो भी मीन्स व्हाट, 39 होता है इनका एचसीएफ, क्यों, मैंने पहले सॉल्व किया था मेरे को पता है, ठीक है। अब इनका एचसीएफ क्या आ गया बच्चे 39 हो गया, ठीक है। तो इससे क्या मिला आपको, बोलोगे ना ये समझ में आ गया कि एक 1755 को ना मेरे को क्या करना है, 1755 लीटर को ना अगर मैं 39 लीटर के हिसाब से रखूं तो मेरे को कितने बर्तन चाहिए, ठीक है। और वहीं पे 3 7 8 3, अगर इतने लीटर दूध को मैं हर कंटेनर में जो मान लो 39 लीटर का कंटेनर में रखूंगा तो मेरे को टोटल या फिर 39 लीटर का एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं दूध रखूंगा तो मेरे को टोटल कितने कंटेनर चाहिए, ठीक है। बर्तनों की आवश्यकता पूछ रहा है ना भाई, कितने कंटेनर चाहिए। अगर 1599 लीटर दूध को मैं 39 लीटर के कंटेनर के हिसाब से बदलूंगा तो मेरे को कितने कंटेनर चाहिए, तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है बच्चा, सबको क्या करना है डिवाइड कर देना, ये 45 से कटेगा, ठीक है, ये आपका 9 7 63 97 से कट जाएगा, ठीक है। अब पता है मैं ये ना तुक्का पे कटा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले सॉल्व किया था तो मेरे को याद है, बाकी एंड में जोड़ के देख लेंगे आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ये कितने सही, यूनिट डिजिट एक था ना इसका, तो 41 से कटेगा 9 आ रहा है, ठीक है, ठीक है 41 से, बाकी जोड़ के देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं। आप कैलकुलेशन अपना करना, मेरा मत देखना, क्योंकि मेरे को पहले मैंने सॉल्व किया रहता है ना तो मेरे को याद रहता है, तो वही मैं लिख देता हूँ एज इट इज, उतनी फास्ट कैलकुलेशन होती नहीं है। इनको मैं अगर जोड़ूंगा तो क्या होगा, मैं कैसे यहाँ पे कर दे रहा, देखो 5 6 5 और 1 6 और 6 से जोड़ोगे तो 13 का 3 का यूनिट डिजिट होगा, और इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो मेरे को याद है कि 183 था। आप जोड़ के देख लो, ठीक है, सही आंसर वैसे हमारा। तो आप वैसा मत करना, ठीक है, कि इनका इतना जल्दी जल्दी आ रहा है तो हम भी कर लेते हैं, वैसे नहीं, आप आराम से पेशेंस के साथ करना। अब देखो दो समरूप क्या है, ट्राइंगल है पी क्यू आर,
फिर हमारा दूसरा क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है। अब क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है परिमाप पहले वाले का 48 है, पी क्यू आर का परिमाप 48 है बच्चा, दूसरे वाले का परिमाप क्या, तीनों साइड्स को जोड़ेंगे तो 24 है। एक्स वाई की वैल्यू मेरे को दे रखी है 12 और तो पी क्यू की बोलो एक्स। तो भाई पहले वाली पी क्यू की अगर इनका भुजा का रेशियो, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाता है इनका परिमाप, तो परिमाप का रेशियो बराबर होगा भुजा का रेशियो। तो पी क्यू का नहीं पता है तो पी क्यू को एक्स मान लो, और एक्स वाई का 12 है तो 12 दूनी 24, तो ये 2 से कटेगा 24, 12 कट गया। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 24। पढ़े हो ना, परिमाप 1 बटा परिमाप 2 इज इक्वल टू भुजा 1। मेरी हैंड राइटिंग इतनी गंदी है ना कि मैं खुद खुश रहता हूँ देखिए कि कैसे मैं इतना अच्छा लिख लेता हूँ। भुजा 1 बटा में भुजा 2, मतलब पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का, और क्या। चलो इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को देखो क्या कहता है आपसे, यदि अरुण किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में पूरा कर लेता है तो वह उसी कार्य का 1/6 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अरुण पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 2/3 भाग को 12 दिन में करता है, तो उसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। तो 2/3 को 3/2 इंटू 12 कर दोगे तो अरुण पूरा काम को 18 डेज में करेगा। तो 1/6 भाग कितने काम में करेगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, 3 दिन में करेगा, और क्या। बस यहीं पे कहानी में ट्विस्ट था, बाकी चीजें क्लियर थी। ओके, फिर कह रहा है एक व्यक्ति बाइक से ना एक निश्चित दूरी तय करने में 25% दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 50% की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। शेष दूरी जो है ना 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत इस गति बताओ क्या है। तो मान लो डिस्टेंस वर्थ क्या है, टोटल मान लो ना 100 किलोमीटर है, टोटल लेट 100 किलोमीटर, परसेंट में दे रखा है, चीजें समझ में नहीं आया तो सीधे सीधे आपको 100 मान लेना है। तो डिस्टेंस 1 क्या कह रहा है, 25 किलोमीटर, डिस्टेंस 2 50, तो बचा कितना, और 25 बच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस 1 बटा में क्या कर लोगे, टाइम निकालना है ना, डिस्टेंस बटा स्पीड करोगे टाइम मिल जाएगा। तो 25 किलोमीटर 25 की स्पीड से गया, 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया, और बाकी के जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड डिस्टेंस थी वो क्या गया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 को इस स्पीड से गया। तो ये कट के तो 1 हो गया, ये कट के भी 1 हो गया, और ये 25 से 5 बार में कटा, और ये 5 से 2 बार में, मतलब 100 बटा में कितना हो गया, 4। कैसे, ये 2, एक 3 और एक 4, तो टोटल एवरेज स्पीड है इसकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, कहीं से भी बैच ली होगी। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाई गई हैं तो इसका मतलब कि आपको पैसे लेके बेवकूफ़ बनाया गया और आपकी कोस्ट गार्ड की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। अगर ऐसे सवाल को इस हिसाब से नहीं करते हो, आप लेंदी बनाते हो, ये बहुत ही बेसिक सा मेथड है जो कि हम अपने बैचेस में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि रक्षक बैच, रक्षक 2.0 बैच कोस्ट गार्ड के लिए सबसे बेस्ट बैच है सेक्शन 1 के लिए। अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या तुमको पेन उठाने की जरूरत है, हमने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ाया था, अगर आप बैचेस से हो तो समझ में आ रहा होगा कि cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है। ओके, तो ये प्लस माइनस तो यहीं पर कट जाएंगे, कहानी खत्म कर दो। अब tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही मिलेगा। तो बिना पेन उठाए इसको कर लेते, 2 आंसर है इसका। बोलोगे हाँ बात तो सही है। कुछ लोग कहेंगे कैसे हो गया सर, कैसे, अभी भी समझ में नहीं आया कैसे हो गया। तो ये ऐसे हो गया। आगे देखो, यदि एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 29 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के परिमाण के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी है बच्चा, 29, इसकी हाइट कितनी है बच्चा, 20। तो मेरे को कम से कम इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आता है ना हमारा। तो फॉर्मूले में जब आ रहा है आयतन में हाफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो आर की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आर की वैल्यू √L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बोलोगे हाँ, तो 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841 माइनस 400, यही ना, तो हो जाएगा आपका 441 इज इक्वल टू 21। तो रेडियस क्या होगा, 21। तो कहा है तुमसे क्या बच्चा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। रेडियस इनका रेशियो इनका क्या होगा, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चा पाई पाई तो कट गया, एक आर भी कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे एल प्लस आर क्या हो जाएगा, 29 प्लस में कितना, 21।
रेशियो 1/3, आर की वैल्यू कितनी है 29 इंटू एच की वैल्यू है कितना 20, तो 3×7=21, तो ये हो जाएगा 50 रेशियो 140, तो कटाओ 5/14 है क्या? हाँ, ऑप्शन ए के अंदर है ही, सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसको, ऑप्शन ए के अंदर था ये, कंफ्यूज ही नहीं होना है। 55 नंबर देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य अगर 1500 रुपये अंकित करता है, उस पर 5%, 10% और 20% की 3 लगातार डिस्काउंट देता है। 15,000 का चीज है, पहला डिस्काउंट 5% का देगा तो 95% पे बेचेगा, 90% पे बेचेगा कब, तो 10% का डिस्काउंट देगा, 80% पे बेचेगा कब, तो 20% का डिस्काउंट देगा। 1 2 3 जीरो कटाओ, 1 2 3 कट गया, फिर 2 जीरो और कटाओ, तो 1 जीरो यहाँ से कटा दिया, 1 जीरो यहाँ से, ये बच गया। 5 2 10, 5 3 15, और ये 2 से 4 बार में कटेगा। इसका आंसर निकाल के बैठो, क्या हो जाएगा? यार बीच में बहुत कॉल आता है। 5 3 15, और फिर तो यूनिट डिजिट इसका 0 होगा ना, 1 0, 15 जगह 60, और यहाँ से 9 छक 54, ठीक है। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रही है, ठीक है। इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 3 12, 12 9 108, 95 इंटू 108 को करोगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। और करो 8 5 40, 9 8 72, मतलब यूनिट डिजिट 2 डिजिट इसके 60 होने चाहिए। एक के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर है, इसको कर लो, ठीक है। चलो सिंपल हो गया, 10,260। पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो टाइम लगेगा ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 9 और 126 है। यदि संख्याओं के बीच का अनुपात 2:7 है तो बड़ी संख्या बताओ। अरे बच्चा, पहला संख्या मान लो ना 2:7 है ना, तो 2x है, दूसरा 7x है। फॉर्मूला होता है ना फर्स्ट नंबर सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, नहीं पढ़े तो फिर गलत जगह पढ़े हो। ये हो जाएगा 7 से कटाओगे ना तो 7, और फिर 7 8 56, 2 से कटाओगे तो 9 बार में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। पूछ रहा बड़ा संख्या बताओ, तो बड़ा संख्या 7x है, तो 7 इंटू 9 7 63, ऑप्शन बी। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है एंड मैथ के क्वेश्चन है। फिर एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का रेशियो 7:3 है। यदि उनका व्यय 5400 है ना, तो मासिक आय बताओ। अब देखो इनकम और क्या है एक्सपेंडिचर, मान लो इनकम 7x है, एक्सपेंडिचर 3x है, तो 3x की वैल्यू दे रखी है 5400, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800, तो इनकम क्या हो जाएगा 7x ना, तो 7 इंटू 18, तो भाई 8 से 56 ना, तो इसमें एक 2 डिजिट के बाद 6 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए के अंदर आ रखा है। 1207, 126 पे 00, सिंपल, ठीक है। चलो ये मान लो ग्राफ के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं 2 से 3, मान लो अगर ऐसा सवाल इस बार एग्जाम में दे देना, क्योंकि पेपर के लेवल को थोड़ा सा टफ किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा सवाल एग्जाम में दे दे तो आप डरना नहीं। क्या है, देखो सिंपली क्या है ना कि ये ग्राफ है, मई ब्लैक वाला है, इस ब्लैक वाले ग्राफ का मई है, वाइट वाला जून है, मतलब ये जो बिल्कुल भी कलर वाइट है जिसमें कोई मतलब वो नहीं लाइन वाइन नहीं खींचा है, ब्लू वाला मान लो आपका जून है, एंड इधर वाला क्या है जुलाई है, ओके ठीक है। और एक चीज़ देखना, यहाँ पे आपसे नीचे ना नाम लिखा होगा, प्रथम, कमल, अजीत, रमेश, जो भी है, ठीक है। तो आपसे क्या कहा है इस सवाल में, क्या है कि देखो 3 महीने में कमल कुल औसत वेतन में वृद्धि बताओ। कमल का कह रहा है, ये कमल का, तो पहला महीना में कितना है यहाँ पे है, ये क्या डेटा कह रहा है 60 और 70 के बीच में है, तो 60 70 के बीचों बीच मतलब क्या होता है, कमल का पहला महीना में कितना है 65 है, ठीक है। और दूसरा महीना देख लो बीच में नीचे है, मतलब 50 और 60 के बीच में बोले तो 55 है, मतलब पहला 65, वेट थोड़ा सा लिखने में ये क्या हो रहा है, 65, दूसरा 55। अब जो थर्ड मंथ में है ना, ये देखो 80 और 70 के बीच में है, दैट इज 75। अब इनको आपको ऐड करके 3 मंथ के एवरेज निकालने, तो 3 से डिवाइड करोगे, 5 3 15, 6 3 18 और 1 19। अब तुमको यहाँ से क्या करना है, 195 को 3 से डिवाइड करना है, दैट इज 65। डी हमारा सही आंसर है। चलो एवरेज निकालना था। अब देखो सेम चीज वही करना है, 2019 में संगठन पी और आर में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा 2020 में संगठन क्यू और आर में कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का रेशियो बताओ। 2019 में किसका, पी और आर,
पी का 69 है और आर का कितना है 63 है। तो 69 प्लस 63 को ऐड करो और दूसरा रेशियो क्या रखना है आपको 2020 में क्यू और आर। 2020 में किसको क्यू एंड आर, तो ये है ना 2020 में 74 प्लस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 6 12 और 1 13 9 3 132, ये हो जाएगा 4 164। अब कटा लो 2 से, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ये कटेगा 2 8 16, 2 2 दूनी 4, फिर कटेगा ना 33 41, 33 41 है क्या, ऑप्शन बी के अंदर है। चलो एक क्वेश्चन ऐसे वाले कर लेते हैं। अगर ऐसे वाले दे रहा है परसेंट दे रखा है मतलब बट्टा 100 करेंगे। कैसे कह रहा है यदि वर्ष में टोटल इनकम कितनी है 1 लाख है, टोटल इनकम का क्या निकालना है आपको, मल्टीप्लाई कर लो आवास और परिवहन पे, किस चीज पे भैया, हाउसिंग पे और ट्रांसपोर्टेशन पे। ट्रांसपोर्टेशन पे 5%, हाउसिंग पे 15%, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। तो 15 माइनस 5 जो है ना कितना परसेंट हो जाएगा 1 लाख का। तो 0000 कटेंगे, 1000 इंटू 10 करोगे तो 10,000 हो जाएगा, सिंपल। तो ये जो सीन था मैंने आपको करा रखा है, करा दिया, उम्मीद है समझ जाओगे। ये कंप्लीट मॉक टेस्ट हो गया। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। जाने से पहले वो चीज़ें मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको हमारी पेड बैचेज ज्वाइन करनी है आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी इंक्वायरी ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली A to Z स्टडी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। पीसी में भी लॉगिन कर सकते हो, लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कोड भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। या फिर आपको PDF बाय करनी है तो भी आप व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट करनी है तो भी A to Z स्टडी आप पे मॉक टेस्ट मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।